सुप्रभात आप सभी को। मैं डॉक्टर खुशबू वर्मा और आज की चर्चा में शामिल है कक्षा 10 के पाठ ये कन्यादान और इसके कवि हैं ऋतुराज। ऋतुराज राजस्थान से हैं। 40 वर्षों तक इन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन किया और अब रिटायर होकर भरतपुर में हैं। सोमदत्त परिमल पुरस्कार, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार से पुरस्कृत ऋतुराज मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की रचना करते हैं और उनके चिंताओं को अपने लेखन में आकार दिया है इन्होंने। वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर भी निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेशगत और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। प्रस्तुत कविता कन्यादान में एक ऐसी माँ की चिंता दर्शाई गई है जो अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है और उसे चिंता होती है कि उसकी बेटी जो अभी बिल्कुल बच्ची है, जिसका पालन पोषण उसने बड़े ही नाजों से किया है, बड़े ही प्यार से किया है, उसे केवल अभी सुख ही सुख समझ में आता है। उम्र इसकी इतनी नहीं है कि वह समाज में व्याप्त सारी कमियों को, सारे दुर्गुणों को, सारे सच्चाइयों को समझ सके, वह समाज का दोहरावा मानदंड समझ सके। उसे बस सीधी सी बात समझ में आती है। सीधी सी बात कहने का मतलब है जैसे वह सोचती है कि यदि वह अच्छा कपड़ा पहनेगी, अच्छे ढंग से रहेगी तो लोग उसे प्यार करेंगे, उसके बारे में अच्छा कहेंगे, लेकिन वह समाज की दोहरी नीति को नहीं समझ पाती। उसे सामाजिक मान मर्यादा का उतना आभास नहीं है जितना इस समाज में रहने वाले का होना चाहिए। और ये चूँकि ऐसी चीज़ें हैं जो बगैर अनुभव के सीखी नहीं जा सकती और अनुभव नहीं की जा सकती। दूसरी चीज़ है कि उसे चिंता होती है कि उसकी बेटी, जिसे उसने इतने प्यार से, दुलार से इतने साल पाला पोसा है, क्या वो इस समाज में अपने आप को बचा पाएगी, वह अपने अस्तित्व को बरकरार रख पाएगी। कन्यादान करते हुए उसे इतनी चिंता होती है कि वह समझ नहीं पाती और वह अपने बच्ची को अपने अनुभवों का संसार बांटती है और अपने अनुभव से वह जो सीखती है वह अपनी बेटी को देती है, क्योंकि आज तक उसने, एक माँ ने अपनी बेटी को सारे गुण दिए, अपने संस्कार दिए, और आज उसे जब इतनी ज़्यादा चिंता होती है अपनी बेटी की तो आप उससे अपना अनुभव भी बांटती है और बताती है कि एक प्रतिमान जो गढ़ लिया गया है, आदर्श जो गढ़ लिया गया है लड़कियों के बारे में, सामाजिक प्रतिमान जो हैं, उससे ऊपर भी बहुत कुछ है। हम लोग आजकल बहुत सारे दुर्घटनाएं लड़कियों के बारे में सुनते हैं। टीजिंग है, दहेज प्रथा के कारण लड़कियों को जला देना है, उनका शारीरिक और मानसिक शोषण करना है, प्रताड़ित करना है। ये सारी चीज़ें को इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ उस बच्चे की माँ, एक माँ सारी चीज़ों से उससे अवगत कराती है और चूँकि एक बेटी ही होती है जो माँ के सारे सुख दुख की साथी होती है और आगे वो उसके जीवन को, उसके अनुभवों को, उसके गुणों को आगे बढ़ाने वाली होती है, वो उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे सामाजिक प्रामाणिक पूंजी भी कवि बताते हैं। पाठवाचन करते हुए हम फिर उसका भावार्थ समझेंगे और कविता को भी समझेंगे। बहुत ही संवेदनशील, मर्मस्पर्शी और वैग्राही कविता है। इसमें माँ की चिंता भी है,
इसे वात्सल्य रस की कविता भी हम लोग कह सकते हैं। तो पाठ का वाचन मैं करूं, कविता वाचन, आप सभी ध्यान दीजिए। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यह अंतिम पंक्ति बिल्कुल सूत्रवाक्य है माँ के जीवन का। अपने अनुभव को वह बांट रही है अपनी बेटी के साथ कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बड़ी ही अच्छी चीज़ है। इसका आगे जब हम लोग व्याख्या करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहला अवतरण है, कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बताता है कि अपनी लड़की का कन्यादान करते वक्त माँ को लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर जा रही है। बड़े ही लाड़ दुलार से अपनी बेटी को पालती है और अपना सुख दुख बांटती है, लेकिन वह बेटी भी आज शादी करके उससे दूर जा रही है। इसलिए माँ को लगता है कि अपना जीवन भर उसने जितनी भी जमा पूंजी अपनी बेटी के रूप में संचित की वह उसके हाथों से जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था पर दुख बांचना नहीं आता था। लड़की की अवस्था के बारे में कवि बताते हैं कि लड़की बड़ी तो है पर उसे दुनियादारी का आभास नहीं है। उसे अपने घर की बाहर की दुनिया नहीं पता, उसे जीवन की जटिलताओं का सामना नहीं किया। उसका जीवन अभी बहुत सरलता से बीत रहा है। वह अपने घर के वातावरण को ही सारी दुनिया समझ रही है, लेकिन परेशानियों का सामना वह कैसे करे यह उसकी समझ से परे है। वह अभी समझ नहीं पा रही। अपने घर की बाहर की दुनिया जो है वह एक धुंधली तस्वीर की तरह है। घर से बाहर की दुनिया जो है एक धुंधली तस्वीर की तरह पूरी तरह स्पष्ट उसके पास नहीं है। वह पूरी तरह से दुनिया को समझ या दुनियावी बातों को समझ नहीं पाई है। इसकी व्याख्या अगली पंक्तियों में होगी। माँ ने कहा, यह लड़की की अवस्था बताने के बाद अगले अवतरण में कवि कहता है, माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ यहाँ कहती है कि कभी भी जब भी आईना देखो, जब भी पानी देखो, तो उस पर अपनी सुंदरता देखकर, अपना सौंदर्य देखकर घमंड नहीं करना, खुश नहीं होना बहुत ज़्यादा, अपनी सुंदरता को ही आखिरी प्रमाण मत मानना अपने जीवन का, क्योंकि इस सुंदरता के झांसे में सौंदर्य का आवरण दे करके तुम्हारे खूबसूरती को तुम्हारे आगे रख करके तुम्हें कमज़ोर बना दिया जाएगा। और याद रखना, जब कष्ट होंगे जीवन में तो हमेशा याद रखना कि आग जो है वह रोटी सेकने के लिए है, तुम्हारे जलने के लिए नहीं। जब जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट होगा तो जो जलने की घटनाएं आती हैं तो वो कहती है
लड़कियों के जलने की, जलाए जाने की। बोलती है कि इसमें जलने की कोशिश मत करना अपने दुखों से हार कर, वो सिर्फ रोटी सेकने के लिए है, ज़रूरत के लिए है, तुम्हारे जीवन निवारण का वो हथियार नहीं है। वस्त्र और आभूषण देकर तुम्हें बहुत रिझाए जाएंगे, मैंने कहा ये तुम इसी के लिए हो, तुम ये पहनो, ये ऐसा रहो, ऐसे सुंदर दिखो। लेकिन याद रखना, वस्त्र और आभूषण हमेशा स्त्रियों के पैर के जंजीर बन जाती हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। केवल वस्त्र और केवल कपड़े और गहनों में ही सुंदरता नहीं है, सुंदरता हमेशा मन की होती है। मन को सुंदर रखोगी तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगी। माँ कहती है, माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इस पंक्ति का बड़ा ही खूबसूरत पंक्ति है ये, जब वो कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कहने का मतलब है कि लड़कियों का जो सौंदर्य होता है, लज्जा, शील, संकोच, कोमलता, ये सारी चीज़ें तुम्हारे स्वभाव के अंदर होनी चाहिए। पर ये स्वभाव अगर किसी को पता चल जाए तुम्हारा, तो वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। उसे अपने व्यक्तित्व पर हावी मत होने देना। ये जो लड़कियों के गुण हैं, लज्जा, संकोच, आवरण, कपड़ों से लगाओ, गहनों से लगाओ, अपनी सुंदरता पर लगाओ, इन सारी चीज़ों से तुम ऊपर उठना बेटा, और दिखता मत। होना सारे ये गुण तुम्हारे में चाहिए, पर इसे अपनी कमजोरी नहीं बनाना। तो इस तरह विदाई के वक्त अपनी बेटी को वो नसीहत देती है कि ससुराल में कैसे रहना है, किस तरह से दिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो अपनी बेटी को बताती है, और इस तरह वो आने वाले जीवन के लिए अपनी बिटिया को तैयार करती है। अब हम लोग जरा सा प्रश्न उत्तर देख लेंगे और उसको समझ लेंगे। आपके विचार, पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? तो स्वाभाविक सी चीज़ है, माँ के पास अनुभव है अपने जीवन का, वह समाज की बुराइयों और अच्छाइयों से वाकिफ़ है, सहनशील है, सरल है। वो अपनी बच्ची को भी यही सिखाती है, सहनशील बनना, सरल बनना, सारे गुण रखना, पर किसी की ज़्यादती, किसी का शोषण, किसी का अत्याचार मत सहना। कोमल समझकर ऐसा व्यवहार नहीं रखना कि लोग तुम्हें कोमल समझकर, कमज़ोर समझकर तुम्हारे सरल स्वभाव का, सहनशील स्वभाव का फ़ायदा उठाएं। माँ बताती है कि अंदर शील, सौंदर्य सब कुछ रखना, पर उसके हावी मत होने देना।